हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 से। देखिए यहाँ पर आपकी जो बुक सेकंड चल रही है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इसी क्रम में हमारा अध्याय चौथा था, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। तो आज यहाँ पर हम इसका जो है पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। बात कर लेते हैं हम आज इस पार्ट 2 की, यानी कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था चैप्टर 4, उसके पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। देखिए कल आपने जो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत था वो आपने पढ़ा था, और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के तहत आपने प्रमुख प्लेटें और यहाँ पर उनकी गौड़ प्लेटें यानी छोटी प्लेटें, ये भी आपने कल नोट डाउन कर ली थी, देखा था कि कैसे करके हमारे महाद्वीप पर प्लेटें विभक्त हैं और हम किस प्लेट पर आते हैं, ये भी हमने देखा था यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये प्लेटों वाली अवधारणा जो थी वो तो हमने क्लियर कर ली थी। अब बात ये निकल के आती है कि भाई वेगनर का सिद्धांत था, वेगनर ने शुरुआत में सिद्धांत सुझाया था, क्या वो सिद्धांत जो था बिल्कुल सही सटीक साबित हुआ? यानी वेगनर ने जो महाद्वीप का विखंडन हुआ पेंजिया का या पेंथलासा वाला, वो सिद्धांत क्या सही था? तो वो यहाँ पर बात कही गई है, क्या वो सिद्धांत सही था? देखिए वेगनर की संकल्पना केवल महाद्वीप गतिमान है, ये सही नहीं है। यानी महाद्वीप क्या है, यहाँ पर बाद में जो रिसर्च हुई, जो जैसे प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत वगैरह बना, तो बाद में जो यहाँ पर रिसर्च वगैरह हुई उनमें ये पाया गया कि केवल महाद्वीप जो है महाद्वीप गतिमान नहीं है, बल्कि महाद्वीप जिन प्लेटों पर अवस्थित है वो प्लेटें गतिमान हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप जो भूभाग ऊपर देख रहे हैं वो किसी प्लेट पर अवस्थित है, नीचे उसके नीचे कोई प्लेट है और वो प्लेट गतिमान है। यानी आप जो भूभाग की मूवमेंट देख रहे हैं ऊपर, भूभाग आपका जो कहीं जा रहा है वो किसी प्लेट पर रखा हुआ है, वास्तव में भूभाग गतिमान नहीं है, वो प्लेट गतिमान है नीचे वाली। जबकि वेगनर ने साफ साफ ये कहा था कि भाई ये भूभाग गतिमान है, यानी टुकड़ा होने के बाद ये भूभाग गतिमान कर रहा है। जबकि बाद की रिसर्च हुई आपकी, जैसे प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत आया तो इसने ये कहा कि भाई प्लेट के ऊपर जो जो स्थलाकृतियां मौजूद हैं वो सारी गतिमान हैं। तो यहाँ पर नोट करके अब आप इसमें कुछ लिखेंगे नोट करके, ठीक है? तो नोट करके पहली लाइन तो यही लिखेंगे कि वेगनर की संकल्पना के, इसमें वेगनर की संकल्पना के केवल महाद्वीप गतिमान है, सही नहीं है। इसी में आगे महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेट चलायमान है। यानी महाद्वीप किसका हिस्सा है? महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेट चलायमान है। जैसा कि बताया मैंने कि भाई महाद्वीप किसके ऊपर रखे हुए हैं, अवस्थित किसके ऊपर है? प्लेटों के ऊपर रखे हुए हैं। तो प्लेटें जब खिसकती हैं तो ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर रखी हुई स्थलाकृति वो भी मूव करेगी, ठीक है? तो ये बात आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगली बात जो है बताई गई है, यहाँ पर बताई गई है भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में, यानी हमारा जो प्रायद्वीप भारत वाला भाग है उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप यानी प्रायद्वीपीय भारत आप जानते ही हो, तो यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं। तो इसकी अवस्थिति जो है नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आंकी गई है। यानी हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की जो हमने अवस्थिति मापी है, महाराष्ट्र के नागपुर में चट्टानें जो पाई जाती हैं उनका विश्लेषण करके हमने उनकी अवस्थिति का पता, उनका विश्लेषण करके उनका पता लगाया है भाई कितनी पुरानी है, ठीक है, कहाँ कहाँ संबद्ध हैं ये। तो ये आप नोट 2 में आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए प्लेट संचरण की जो यहाँ पर 3 प्रकार की सीमाएं बताई गई हैं कि भाई प्लेट संचरण जो होता है वो 3 प्रकार से प्लेटें मूव करती हैं और 3 सीमाएं बनाती हैं। तो 3 सीमाओं का यहाँ जिक्र किया गया है, तीनों ही सीमाएं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इन 3 सीमाओं का जिक्र आप जो है क्लास 9th में भी कर चुके हैं, लेकिन क्लास 9th में हमने एक स्मॉल वे में देखा था। नहीं, हमने क्लास 9th आपको याद होगा, यहाँ पर अपने प्लेटों के बारे में अपसारी, अभिसारी, रूपमार्जित सीमा हमने देखी थी। वहाँ पर इमेज भी देखा था आपने कि इस तरह की प्लेट है कोई यानी कि इस तरह से ऊपर करके ऐसे इमेज देखा, याद आ गया होगा आपको शायद कुछ लोगों को। तो हमने क्लास 9th पर लिख भी लिया था, लेकिन चूंकि यहाँ पर पूरा चैप्टर जो डेडिकेटेड चैप्टर है, यानी कि हमारा जो महासागर और महाद्वीपों से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर है, तो यहाँ भी हम जानेंगे कि भाई ये प्लेट कौन कौन सी सीमाएं क्रिएट करती हैं, कैसे कैसे प्लेट जो है स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग के स्वरूप लिख लेना, इसमें हेडिंग डाल के इस तरह से या अंडरलाइन करके कि प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं। कौन कौन सी 3 सीमाएं बनती हैं वो हम देखेंगे। पहली सीमा यहाँ पर ही है, पहली आपकी सब हेडिंग है अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। ये क्या होती है? देखिए यहाँ पर अपसारी सीमा तब बनती है जब यहाँ पर 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग अलग हटती हैं और यहाँ पर नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। यानी एक प्लेट इस साइड जा रही है और एक प्लेट इस साइड जा रही है, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग अलग हो रही हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी निकल के आती है, तो इन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं, ठीक है? और इसमें जो स्थान यहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं वो स्थान यहाँ पे प्रसारी स्थान कहलाता है, यानी स्प्रेडिंग साइड बोलते हैं, ठीक है? यानी बीच का जो स्थान खाली रह जाएगा ये स्प्रेडिंग साइड है या प्रसारी स्थान ये कहलाएगा। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताया भी है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है?
तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिख लेना कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो मध्य अटलांटिक कटक है। मध्य अटलांटिक कटक वाला पोर्शन है, तो वो वाला पोर्शन सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ से अमेरिकी प्लेट है और यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट है अलग हो रही हैं, यानी मध्य अटलांटिक कटक से 3 प्लेटें अलग हो रही हैं। ठीक है, तो ये प्रसारी स्थान के रूप में मध्य अटलांटिक कटक को जाना जाता है। जो मध्य अटलांटिक कटक है प्रसारी स्थान के रूप में यानी अपसारी सीमा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से अमेरिकी प्लेट है, अमेरिकी प्लेटों में दोनों उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की प्लेट है, यूरेशियन प्लेटों में। ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका प्लेट यहाँ से अलग हो रही है, तो ये किस के रूप में जाना जाता है कि मध्य अटलांटिक कटक के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट पे आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए अगली सीमा आती है अभिसरण सीमा। अभिसरण का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर एक प्लेट दूसरी प्लेट पर ओवरराइड करती है, यानी एक प्लेट ये है तो इसके ऊपर दूसरी प्लेट ओवरराइड करती है, यानी एकदम चढ़ जाती है, उसे अभिसरण सीमा कहते हैं, यानी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कहते हैं। यानी यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, यानी मान लीजिए एक प्लेट आ रही है और एक प्लेट यहाँ पर वो भी इधर ही स्थिर है और ऐसे करके ओवरराइड करेंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई यहाँ पर, तो क्या होता है इससे कि भूपर्पटी का नाश हो जाएगा। आप खुद सोच सकते हैं कि भाई 2 स्थल जब आके टकराएं और धीरे धीरे करके एक इसके ऊपर ऐसे ओवरराइड होने लगे, तो आपको लगता है ऊपर वाला जो भूस्थल है अपने आप ओवरराइड होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। ठीक है, तो वह जो क्षेत्र है वो उसे क्या करेंगे, अवसरण सीमा कहेंगे। ठीक है, और जहां पर वह स्थान जहां पर ये प्लेटें धंसती हैं इसे प्रविष्ठन क्षेत्र यानी कि सबडक्शन जोन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सबडक्शन जोन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जहां पर ये प्लेटें धंसती हैं वहां पर इसे सबडक्शन जो है जोन भी कहते हैं। यानी कि अभिसरण सीमा की वजह से हमारे जो आप देख रहे होंगे आपके हिमालय का निर्माण हुआ है, यानी कि जो वलन प्रक्रिया है, वलन प्रक्रिया क्योंकि यहाँ पर प्लेटों ने एक दूसरे टकराई और प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ी तो वहाँ पे वलन हुआ। वलन पड़ने से क्या हुआ कि जो वहाँ पर जो प्लेट थी उसमें मोड़ पड़ गया, मोड़ पड़ने से क्या हुआ कि हिमालय का उत्थान हुआ, वहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, अब देखिए अभिसरण यानी कि इन्होंने जो कन्वर्जेंट है इसके 3 प्रकार बताए हैं। 3 प्रकार कैसे कैसे हैं, कहाँ कहाँ पर होता है वो भी आप जान लीजिए सेकंड पॉइंट में ये आपका। ठीक है, कि अभिसरण 3 प्रकार से होता है। पहला से यहाँ पे सब पॉइंट है, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के बीच में होता है अभिसरण। इसके अलावा 2 महासागरीय प्लेटों के बीच हो सकता है और 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच हो सकता है। तो इसकी 3 सीमाएं आपने देख ली कि भाई ये 3 जगह हो सकता है अभिसरण। ठीक है, 3 जगह प्लेटें ओवरराइड कर सकती हैं एक दूसरे पर, वो आपने ये भी चीजें यहाँ पर नोट डाउन कर ली। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए अगली सीमा प्लेटों की बताई गई है, ये बताई गई है रूपांतर सीमा। थर्ड हेडिंग आपकी जो है ये है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ठीक है, ये क्या होती है, रूपांतर सीमा क्या होती है। रूपांतर सीमा वास्तव में वह सीमा होती है जहां ना तो परपटी का निर्माण होता है और ना ही परपटी का कोई यहाँ पे विनाश होता है, तो उस जगह को यहाँ पर रूपांतर सीमा कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ना कोई परपटी बन रही है ना ही परपटी का कोई विनाश हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे इस जगह को रूपांतर सीमा, बस कि भाई कुछ रूपांतरण हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि भाई इसमें बताया गया है इस सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। क्षैतिज का मतलब आप जानते होंगे इस तरह से। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर का मतलब आप जानते ही हैं। तो क्षैतिज का मतलब ये है कि भाई एक प्लेट यहाँ मूव कर गई, उसके बगल वाली प्लेट आगे थोड़ी और बढ़ गई, तो ये प्लेट क्या करेगी, यहाँ पर इसका स्थान ले लेगी। तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन हुआ क्या, कोई नया निर्माण हुआ क्या, भूपर्पटी बनी नहीं, बस थोड़ा रूपांतरण हो गया जमीन का, यानी कि ये जमीन का हिस्सा यहाँ पे आ गया। तो ये जो सीमा बताई है क्षैतिज दिशा में सरकने वाली, ये बताई है रूपांतर सीमा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना है इसी में कि इस सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। ठीक है, अब रूपांतर जो भ्रंश थोड़े बहुत वहां पे भ्रंश टाइप बन जाती हैं, यानी भ्रंश घाटी टाइप बन जाती है, वो क्या होता है। ठीक है, देखिए ये कहाँ पर पाए जाते हैं, यानी रूपांतर भ्रंश ये पाए जाते हैं यहाँ पर बताया गया है। सेकंड पॉइंट लिख लेना, रूपांतर भ्रंश। ठीक है, रूपांतर भ्रंश सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं, यानी मध्य महासागरीय कटक जो हैं जहां से यानी जहां से ऊपर वाली बाउंड्रीज जो आप देख पा रहे होंगे, यानी कि आपकी अपसारी सीमा है, प्रसारी स्थान वाली जगह, उसके ठीक ऊपर ये लंबवत स्थिति में क्या पाई जाती हैं, रूपांतर भ्रंश पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए अगली बात बताई गई है प्लेट प्रवाह दर। प्लेट प्रवाह दर का मतलब ये है कि जिस गति से प्लेट मूव कर रही है उस दर को, मान लीजिए एक प्लेट 1 साल में 1 सेंटीमीटर सरकती है तो उसकी प्रवाह दर होगी। ठीक है, एक प्लेट 1 साल में 5 सेंटीमीटर की दर से किसी और दूसरी प्लेट पर चढ़ रही है या उस पर टकरा रही है, तो वो 5 सेंटीमीटर जो पर ईयर में मूव कर रही है प्लेट, तो वो उसकी प्लेट प्रवाह दर बोली जाएगी। तो ये स्वतंत्र रूप से अगली हेडिंग है आपकी प्लेट प्रवाह दरें, यानी रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। ये होता क्या है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर आप जानते होंगे उत्क्रमणीय प्रक्रिया आप जानते होंगे, यानी कि जो हम दोनों तरफ से मानते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, यानी कि इस साइड से भी उस साइड से भी, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि सामान्य चुंबकीय क्षेत्र हो या उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र हो, जहां पर दोनों ओर से चुंबकीय क्षेत्र लग रहा हो, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर हैं, ठीक है, तो ये प्लेट प्रवाह की दर को समझने में इनसे वैज्ञानिकों को बहुत ज़्यादा सहायता हुई, ठीक है। यहाँ पर बताया गया कि प्लेट प्रवाह दर का जो सिद्धांत था, कैसे पता चला कि प्लेटें मूव कर रही हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि सामान्य और उत्क्रमणीय जो चुंबकीय क्षेत्र थी, पट्टियां थी मध्य महासागरीय कटक में, तो इनकी वजह से वैज्ञानिकों ने क्या किया कि प्लेटें मूव कर रही हैं, इतनी गति से मूव कर रही हैं, तो इसकी वजह से उन्हें समझने में आसानी हुई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई प्लेट प्रवाह की जो दर है वो भिन्न है। दरें भिन्न कैसे हैं वो बताया गया है। अब देखिए दर भिन्न ऐसे है कि आपकी जो सबसे कम दर से जो प्लेट मूव कर रही है वो आर्कटिक कटक की कर रही है, यानी आर्कटिक कटक की जो प्लेट की प्रवाह दर है वो सबसे कम है, यानी 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम है, ब्रैकेट में लेना। वहीं आपका यहाँ पर ईस्टर द्वीप जो पड़ता है चिली के निकट है, ठीक है, पूर्वी प्रशांत महासागर में, तो चिली के निकट ये जो पश्चिम की ओर ये फैला हुआ द्वीप है, तो यहाँ पर इसकी प्रवाह दर जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट लिख लेना कि ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो है, ठीक है, तो इसकी प्रवाह दर सर्वाधिक है, ये 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने प्रवाह दर देख ली। प्रवाह दर का मतलब होता है कि जिस दर से प्लेट खिसक रही है, जिस दर से प्लेट मूव कर रही है, वो दर प्रवाह दर बोली जाती है, प्लेट प्रवाह दर बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगली बात बताई गई है, यहाँ पर प्लेट को संचालित करने वाले बल, यानी फोर्सेस फॉर द प्लेट मूवमेंट, यानी कौन कौन से ऐसे बल हैं जो प्लेटों के मूवमेंट के लिए सहायक हैं। आपने इनके बारे में कल प्रीवियस अध्याय में अच्छे से अध्ययन भी किया था कि किस तरह से, जैसे वैगनर का क्या मानना था, आर्थर होम्स ने क्या माना, ये सब ने अपने अपने सिद्धांत बताए और बाद में कुछ ने फिर अपने सिद्धांत दिए। फिर उनका निष्कर्ष निकाल के जैसे आपके सामने विवर्तनिक सिद्धांत बहुत सटीक साबित हुआ, विवर्तनिक व्याख्या जो थी बहुत सटीक साबित हुई, अन्य सिद्धांत भी आए, तो उनके आधार पर आपने देखा कि किस तरह से प्लेटें जो है यहाँ पर मूव कर रही हैं, यानी आपने सागरीय डिस्टल का विस्तार देखा, हैरी हेस वाला सिद्धांत भी देखा। तो यहाँ पर बताया गया कि भाई इनमें बल कौन कौन से लग रहे हैं, यानी प्लेट को संचालित करने वाले बल कौन कौन से हैं। शुरुआत में क्या था, शुरुआत में जो वैगनर का सिद्धांत था, तो उस पर विश्वास करके अधिकतर जो वैज्ञानिक थे उनका मानना यह था कि पृथ्वी एक ठोस पिंड है, ठोस पिंड है और इसके अंदर किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं हो रही है, यानी कोई भी गति नहीं हो रही है, इसके आंतरिक भाग में एक ठोस पिंड है। पहले के वैगनर के टाइम के वैज्ञानिकों का यह मानना था। तो पहला पॉइंट यहाँ लिख लेना कि वैगनर के सिद्धांत के समय अधिकतर वैज्ञानिक पृथ्वी को ठोस और गति रहित पिंड मानते थे, ठीक है। इसके बाद सागरीय अधिस्थल विस्तार यानी कि हैरी हेस का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत आया, ठीक है, यानी सागरीय, सो पॉइंट लिख लेना, सागरीय अधिस्थल विस्तार और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांतों ने पृथ्वी के धरातल व भूगर्भ दोनों ही पृथ्वी के धरातल व भूगर्भ दोनों को ही स्थिर न होकर गतिमान कहा। यानी कि जो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत आया या सागर अधिस्थल विस्तार वाला सिद्धांत आया, तो इसमें निकल के तो एक बात ही आई कि भाई ये प्लेटें मूव यानी गति कर रही हैं। सागर अधिस्थल में क्या था कि जो समुद्र की तली है उसमें जो है सागरों का निर्माण हो रहा है, अधिस्थल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई, जब कुछ तल बढ़ रहा है या तल बढ़ता चला जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं विस्तार हो रहा है, फैलाव हो रहा है, ठीक है, यानी नीचे जो चीज़ें विद्यमान है वो स्थिर नहीं है। तो इस बात से यही कन्फर्म हो गया कि प्लेटें मूव कर रही हैं। अब यहाँ पर वर्तमान यानी कि जो आपके प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत है, हैरी हेस का सागरीय स्थल विस्तार था, जब इन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि भाई यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, फिर बाद में और भी यहाँ पे रिसर्च हुई, तो उन रिसर्च ने क्या कहा वो आपके सामने है। यहाँ पर अभी वर्तमान में ऐसा माना जाता है कि जो दृढ़ प्लेट है इसके नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही हैं। यानी कि यहाँ पर भी माना जाता है कि जो भी प्लेटें हैं, ठीक है, यानी जो दृढ़ प्लेट है जिसके ऊपर हमारे महाद्वीप या महासागर उपस्थित हैं, तो वो किस अवस्था में है, यानी वो चलायमान चट्टानें वहाँ पर हैं और ये वृत्ताकार रूप में जो है ये चल रही हैं, यानी वृत्तिक रूप में ये मूव कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ही उष्ण पदार्थ जो होता है वो धरातल में पहुँचता है, उष्ण पदार्थ का मतलब ये है मैग्मा यानी तरल मैग्मा जब धरातल पे पहुँचता है यानी ये ठंडा होता है तो क्या करता है, फैल जाता है और धीरे धीरे ठंडा होता है और फिर ये गहराई में जाता है तो नष्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि तरल मैग्मा अंदर से निकल के आता है, स्टेनोस्फीयर से निकल के आता है, वो क्या होता है, मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर ठंडा होता है, ठंडा होकर उसकी फैलाव हो जाता है और जैसे ही वो गहराई में समुद्र की गहराई में होता है तो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो बताया गया है कि ये चक्र जो है लगातार चलता रहता है, बारंबार ये दोहराया जाता रहता है और वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह यानी कि कन्वेक्शन फ्लो कहते हैं, ठीक है। यानी कि वैज्ञानिक इसे क्या कहते हैं, जो
कन्वेक्शन फ्लो कहते हैं, यानी इसी के आधार पर जो है बताया गया है कि प्लेटें मूव करती हैं। ठीक है, यानी ज्वालामुखी उद्गार जो है यहाँ पर आपके सामने जो उष्ण पदार्थ बाहर निकल के आता है और ठंडा होता है, फैल जाता है, तो ये कहीं ना कहीं अब वर्तमान जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं इनका मानना यही है कि ये प्लेटों को मूव कराने में सहायक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो पृथ्वी के अंदर ताप की बात तो दो आर्थर हॉमस ने की थी सन 1930 में, रेडियोधर्मी तत्व हैं या अवशिष्ट ताप है, लेकिन ये अवधारणा संतुष्ट नहीं कर पाई थी। लेकिन कुछ हद तक ये अवधारणा जो है ये वर्तमान वैज्ञानिकों में इसको जो है प्रतिपुष्टि मिली हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब बाकी प्लेटें आपने सबकी बात कर ली, अब बात करते हैं हमारी जो अपनी प्लेट जिस पर हम अवस्थित हैं, भारतीय प्लेट जिसे बोलते हैं, इसका संचलन किस प्रकार हो रहा है, ये प्लेट कैसे चल रही है। देखिए पहली बात, भारतीय प्लेट का अभी का वर्तमान का संचलन दिखाया गया है और अभी से पूर्व की अवस्था भी दिखाई गई है। यानी अभी का संचलन का मतलब ये, अभी तो आपको पता है कि अभी प्लेट ये ऊपर वाले हिस्से से, यूरेशिया वाले हिस्से से जुड़ गई है प्लेट। ठीक है, हिमालय का निर्माण कर दिया है इसने, और यहाँ पर एक अवस्था तो अभी वाली दिखाई है, एक अवस्था तब की दिखाई है जब ये प्लेट स्वतंत्र थी, यानी ये प्लेट कहीं ना कहीं भूमध्य, यानी कि कहीं ना कहीं भूमध्य सागर बोला, भूमध्य रेखा के नीचे थी कहीं ना कहीं। ठीक है, यानी कि एक सिद्धांत ये कहता है कि ये पहले जो प्लेट थी हमारी भारतीय उपमहाद्वीप वाली, ये प्लेट कभी भूमध्य रेखा के नीचे थी। ठीक है, इसका इमेज यहाँ पर आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये इमेज दिखा रहा होगा। ठीक है, ये विषुवत यानी भूमध्य रेखा के नीचे भारत था कभी। ठीक है, ये जो आपका प्रायद्वीप भारत वाला पोर्शन है। फिर बाद के समय में इसका जो है मूवमेंट हुआ है, मूवमेंट होते होते ये ऊपर वाले यूरेशिया वाले पोर्शन टकराया है और ऐसे करके यहाँ पर निर्माण हुआ है यहाँ पे हिमालय का। ठीक है, ये यहाँ पर आपको इमेज देखने को मिल जाएगी। देखिए ये इमेज आपको लगभग सभी बुक्स में मिल जाएगी, जितने भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, चाहे माजिद हुसैन की हो, महेश बर्डवाल की हो, किसी भी बुक में उठा के देख लीजिए, सभी बुक में ये बुक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या है, इसमें दो स्थितियां बताई गई हैं। आपकी जो ये व्याख्या है भारतीय प्लेट का संचलन वाली व्याख्या, इसमें दो स्थितियां बताई गई हैं। पहली स्थिति तो अभी इन्होंने ये बताई है कि अभी जो प्लेट है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, कि भाई ये वाला किनारा कहाँ से जुड़ रहा है, ये कहाँ से जुड़ रहा है और ये स्थिति कहाँ जुड़ रही है, ये अभी तो इन्होंने ये बताया है। इसके बाद इन्होंने इसी जो है पैराग्राफ में ये वाली स्थिति है इसका जिक्र किया है कि प्लेट मूव करना कब स्टार्ट हुई। ठीक है, दोनों स्थितियों का जिक्र इसमें किया है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। मैं वहां पर बैरियर लगवा दूंगा, बैरियर का मतलब है पेज को ब्रेक करवा दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर दो स्थितियों की व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पर एक तो वर्तमान स्थिति की प्लेट की अभी क्या है उसकी व्याख्या हो रही है इस पैराग्राफ में, और दूसरी स्थिति क्या है कि भाई जो हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यानी आरंभिक भारत जो है, जो कभी भूमध्य रेखा के नीचे था, विषुवत परत के नीचे था, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा मानना यह है पहले आप यहाँ पर जो आपकी पहली अवस्था है उसकी व्याख्या देख लें कि भारत कहाँ से निकल के आया है, पहले हम वो व्याख्या देख लें, उसके बाद भारतीय प्लेट का संचलन जो है हमारी जो अभी वाली वर्तमान स्थिति है वो हम देखेंगे। देखिए अगर भारत की बात करें तो भारत एक बृहद महाद्वीप था और ये ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। सबसे पहली स्थिति ये है। ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलिया तट से दूर था ये, बिल्कुल नीचे था, दक्षिणी गोलार्ध में था ये। ठीक है, लगभग यहाँ बताया गया है इसी में कि लगभग यहाँ पर 22.5 करोड़ वर्ष पहले ये इसके बीच में तैथिस सागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भारत यहाँ पर था, नीचे की तरफ था, हिंद महासागर में था कहीं, तो यहाँ पर ये इसके बीच में जो सागर था, यानी कि जो यूरेशिया प्लेट और यहाँ पर जो सागर विद्यमान था वो टैथिस सागर था। यानी कौन सा सागर था यहाँ पर टैथिस सागर था। ठीक है, यहाँ पर कौन सा सागर विद्यमान था, टैथिस सागर विद्यमान था यहाँ पर। ठीक है, टैथिस सागर यहाँ पर विद्यमान था। मैं बार बार मैप में क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट कर लेना, यानी कि 22.5 करोड़ वर्ष पहले तक टैथिस सागर इसे जो था एशिया महाद्वीप से अलग करता था। अब यहाँ पे बताया गया है कि लगभग फिर क्या हुआ, 20 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ, पैंजिया फिर विभक्त हुआ और इसका जो हिस्सा था, ठीक है, यानी तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना किया। यानी कि पैंजिया का विभाजीकरण आप जानते हो गोंडवाना लैंड की तरफ से, तो भारत ने उसकी तरफ से कैसे करना, खिसकना स्टार्ट कर दिया, यानी ऊपर की तरफ उत्तर दिशा में खिसकना इसने आरंभ कर दिया। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। अगला सब पॉइंट, पहले का थर्ड सब पॉइंट, लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत कैसे एशिया से टकराया, जिसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ, यानी हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। वलन पड़ने से क्या हुआ कि हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। कितने साल पहले, अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय पर्वत की आयु कितनी है, तो अभी बता देंगे वर्तमान से 4 से 5 करोड़ वर्ष पुरानी आयु का है ये। ठीक है, अब देखिए उसी दौरान एक घटना और घटित हुई। ये जब हमारे यहाँ हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, उसी दौरान जो आपके प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीप भारत में घटना और घटित हुई।
वो घटना थी प्रायद्वीपीय भारत में, आप देखते होंगे, यानी आपने जाना होगा, जो आपका दक्कन ट्रैप है, दक्कन का पठार है, उसका निर्माण आपने पढ़ा था लावा से हुआ है। ठीक है, लावा के प्रवाह से हुआ है, तरल, बहुत ही ज़्यादा तरल लावा था, तरल लावा दूर दूर तक फैल गया किलोमीटरों के हिसाब से, तो इस वजह से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। तो वो घटना जो है हिमालय के निर्माण से कुछ साल पहले की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें चौथा सब पॉइंट लिखेंगे इसी में पहले में, कि लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले, लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह कर रही थी, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह कर रही थी, ठीक है, उसी समय लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे ही लिखना है, यानी उसी समय क्या हुआ, लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। यानी दक्कन ट्रैप जो है वो हिमालय की तुलना में ज्यादा पुराना है। ये बात आपके माइंड में जो है क्लियर हो गई। तो ये तो हमने यहाँ पर ये स्थिति देख ली कि ये स्थिति यहाँ पर किस तरह से हमारा हिमालय जो आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था, कहीं भूमध्य रेखा के नीचे था दक्षिणी गोलार्ध में, वो कैसे हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में आगे बढ़कर आया और कैसे हिमालय का निर्माण हुआ। देखिए, आप सभी जानते हैं प्लेट लगातार मूव कर रही है, और लगातार मूव करने की वजह से काफी बार वैज्ञानिक बोल चुके हैं, जो हिमालय की सबसे ऊंचा शिखर है, एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, यानी कभी आपने देखा हुआ तमाम कोई नए नए जर्नल्स छपते हैं, उनमें कहीं कहीं 8,848 दिखाते हैं, तो कहीं 8,849 दिखाते हैं, कहीं कहीं वर्तमान में अब 8,850 दिखाने लगे हैं। ठीक है, उनका यानी वैज्ञानिकों का मानना यह है कि जो प्लेट लगातार मूव कर रही, प्लेट लगातार धंसती चली जा रही है यूरेशियन प्लेट में, उसकी वजह से हिमालय का उत्थान होता ही चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात इसमें भी लिखी हुई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। लिखना नहीं है, आप मौखिक रूप से जान लीजिए, ये काफी है। तो ये तो हमने स्थिति जान ली कि भाई कहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप निकल के आया और कैसे एशिया प्लेट से आके जुड़ा। अब वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? वर्तमान में तो आप देख रहे होंगे हमारा जो है ये यूरेशियाई प्लेट से जुड़ गया है भारतीय उपमहाद्वीप। तो वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, इसकी व्याख्या यहाँ पे इस पॉइंट से करेंगे। ठीक है, यानी अभी वर्तमान में अब हम काउंट करते हैं भारतीय प्लेट में, तो इसमें क्या क्या आता है। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो भारतीय प्लेट में आपके यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत आता है और ऑस्ट्रेलिया या महाद्वीप इसमें भाग सम्मिलित है भारतीय प्लेट में। ठीक है, अगर देखें हम यहाँ पर तो हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ इसमें, ठीक है, बताया गया है इसी में सब पॉइंट, पाया जाने वाला जो प्रविष्ठन क्षेत्र है, सबडक्शन जोन यानी अभिसरण क्षेत्र है, इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। यानी यूरेशियन प्लेट से इसकी उत्तरी सीमा कौन निर्धारित करता है? हिमालय पर्वत। ठीक है, ये यहाँ पर आप इसका सेकंड का पहला सब पॉइंट आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हिमालय पर्वत इसी में है, जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की पूर्व दिशा में ही, यानी कि इसी में ही ए सब पॉइंट, कि यह पूर्व दिशा में म्यांमार के राकियोनामा या फिर अराकानयोमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। यानी कि चाप आप जानते होंगे, चाप इस तरह का लगता है, चाप अर्ध चाप आपने सुने होंगे, मैथ पढ़ा है तो। ठीक है, तो ये किस तरह से फैला हुआ है, जो राकी न्योमा लिखा हुआ है या अराकानयोमा, आपने वही बात है, नाम वही है, बस इन्होंने थोड़ा म्यांमार की भाषा में लिख दिया अराकानयोमा। ठीक है, हम अराकानयोमा पढ़ते हैं और अराकानयोमा के नाम से जानते भी हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जो हिमालय पर्वत का विस्तार है उत्तर में तो है ही प्रविष्ठन क्षेत्र के रूप में, और ये पूर्व दिशा में भी हिमालय पर्वत जहाँ बताया गया है, यानी अराकानयोमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक ये गया है। ठीक है, ये आपने यहाँ पर सेकंड का पहला सब पॉइंट और पहले सब पॉइंट का ए सब पॉइंट नोट कर लिया। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट का सेकंड सब पॉइंट, अब बात करते हैं पूर्वी सीमा, यानी कि हमारे जो भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट की पूर्वी सीमा कहाँ बन रही है। अब देखिए भारतीय जो आपकी प्लेट है, इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल है, यानी कि इसका स्प्रेडिंग साइड है यहाँ पर, और ये जो स्प्रेडिंग साइड है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है, इसमें महासागरीय कटक के रूप में ये पहुंच रही है। यानी कि हमारे जो भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट की पूर्वी सीमा हमारा कहाँ पर बन रही है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में ये बन रही है। ठीक है, ये आपने सेकंड का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें अपने पश्चिमी वाले हिस्से की, हमने भारत की पूर्वी सीमा, भारतीय प्लेट की पूर्वी सीमा वाली बात तो कर ली। अब भारतीय प्लेट की हम देखिए, ध्यान रखना, हम प्लेट की बात कर रहे हैं, भारत की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ कंफ्यूज यहाँ पे कोई व्यक्ति हो जाए कि सर प्लेट तो आप बता रहे हो कि भाई दक्षिण प्रशांत महासागर, यानी आप भारत का कह रहे हो दक्षिण प्रशांत महासागर तक जा रहा है, प्लेट जा रही है, भारत नहीं जा रहा है। भारत की सीमाएं तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ये प्लेट की बात हो रही है जिस पर भारत अवस्थित है, जिसे हम भारतीय प्लेट के नाम से जानते हैं, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित रूप से शामिल है, उसकी बात हो रही है। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि हमारे नीचे जो प्लेट स्थित है उस प्लेट की बात हो रही है।
ठीक है, नाम बेशक उसका भारतीय प्लेट है, लेकिन उस प्लेट की बात हो रही है, भारत की बात नहीं हो रही है। यानी आप भारत की बाउंड्रीज को देखने लग जाओ मैप में, अगर सर ने गलत पढ़ा दिया है, किताब में गलत लिखा था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ये बारीक बारीक गलतियां होती हैं, कभी कभी क्या होता है माइंड में नहीं आती हैं, और कभी कभी जो है अच्छे खासे पढ़े लिखे भी लोग भी यहाँ पे टिप जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार यहाँ पे फोकस देकर बताता हूँ कि भाई ये इसमें यहाँ पर आप घूम मत जाना। तो अब इसी में थर्ड सब पॉइंट आप बताएंगे भाई इसकी जो पश्चिमी सीमा है यानी प्लेट की, वो कहाँ जा रही है। इसकी पश्चिमी सीमा जो है वो पाकिस्तान की किरथर श्रेणियों का अनुसरण करती है, और आगे ये मकरान तट है, मकरान तट के साथ साथ होती हुई ये दक्षिण पूर्व में एक चागोस द्वीप है, ठीक है। चागोस द्वीप के साथ साथ ये लाल सागर द्रोणी में जा मिलती है। यानी लाल सागर की द्रोणी जो है, रेड सी की जो द्रोणी है, ठीक है, द्रोणी का मतलब एक पतली सकरी जो खाड़ी टाइप देख रहे हैं वहां पर, ठीक है, लाल सागर की द्रोणी आप देख रहे होंगे, तो वहां तक ये चली गई है, ठीक है। यानी इतनी दूर तक है ये प्लेट का विस्तार, ठीक है। ये आपने यहाँ पर नोट कर लिया। अब यहाँ पर आपने ये प्लेटों का संचलन, प्लेटों की अवस्थाएं और ये सब चीज़ें तो आपने नोट कर ली यहाँ पर। अब देखिए हमारा चैप्टर वैसे तो ऑफिशियली यहाँ पर समाप्त हो जाता है, लेकिन आपसे मैंने कुछ बात कही थी कि भाई यहाँ पर कुछ पोर्शन जो है प्रीवियस चैप्टर का दे रखा है, और वो पोर्शन हम लास्ट में कंप्लीट करवाएंगे। यानी वो पोर्शन यहाँ पे बीच में समझाने के लिए, महासागरी कटक वाली अवस्थिति आई समझाने के लिए रखा गया था, और वास्तव में वो पोर्शन था पिछले चैप्टर का, लेकिन रख यहाँ पे दिया गया, तो हम उसे अब बाद में कवर करेंगे। अब देखिए उस पोर्शन पे पहुंचते हैं हम पहले। चलिए हम यहाँ पर उस पोर्शन पर पहुंच गए। ये पोर्शन था आपका महासागरी अधिस्थल का मानचित्रण, यानी कि अधिस्थल का मतलब है फ्लोर, जमीन, यानी महासागरों के अंदर जमीन। देखिए कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई महासागर एकदम समतल है, यानी महासागरों की जो जमीन है वो एकदम समतल है वहां पर, ठीक है, वहां पे कुछ नहीं है, मानी जो जली जले ऊपर, उसके नीचे जमीन जो है महासागरों की वो समतल है, अधिस्थल जो है बिल्कुल समतल है। लेकिन तमाम रिसर्च जो हुई है, तमाम एनालिसिस हुए हैं महासागरों के, उनके आधार पर यह पाया गया है कि जैसी संरचनाएं, जैसी स्थलाकृतियां हमारे धरातल पर पाई जाती हैं, भूमि पर पाई जाती हैं, ठीक है, वैसी स्थलाकृतियां, वैसी पहाड़ पर्वत पठार, ठीक है, वो सारे जो है पहाड़ पठार जो है महासागरों में भी अवस्थित हैं। महासागरों में भी द्रोणियां हैं, महासागरों में भी खाइयां हैं, ठीक है। ये विस्तृत स्रोत जो अभी वर्तमान में हुए हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि भाई महासागरों का निर्माण, जैसा कि पहले सोचते थे कि महासागर समतल होंगे, महासागर समतल नहीं है, महासागरों में भी स्थलाकृतियां हैं। जैसे हमारे धरातल पर स्थलाकृतियां मौजूद हैं, ठीक उसी प्रकार से स्थलाकृतियां महासागरों पर भी विद्यमान हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया इसके अधिस्थलीय जलमग्न पर्वतीय कटक हैं, गहरी खाइयां हैं, और प्रायद्वीपों जो प्राय महाद्वीपों के किनारे पर स्थित हैं, यानी कि ये सब चीजें पर्वतीय कटक, गहरी खाइयां महाद्वीपों के किनारे पर स्थित हैं, ठीक है। और मध्य महासागरी कटकें ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई हैं। यानी जो मध्य महासागरी क्षेत्र है, यानी किसी महासागर का बीच का बिल्कुल क्षेत्र है जहाँ पे कुछ विभिन्न प्लेटें आके मिलती हैं, वहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे सक्रिय क्षेत्र माना गया है। तो ये सब चीज़ें इस बात का निर्धारण करती हैं कि हमारा जो महासागर है समतल तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये बात कही गई है। यानी जो लोग पहले सोचते थे महासागर समतल है, महासागर समतल नहीं है, ठीक है। ऊपर से एक बात और है कि जो कार्बन डेटिंग पद्धति है उससे ये भी बात निकल के आई है कि महासागरों के नितल, यानी महासागरों की तली है, नितल की चट्टानें महाद्वीपों में पाई जाने वाली चट्टानों से ज़्यादा नवीन है। आई होप आप ये लाइन लिख भी चुके हैं कहीं, मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है। नहीं लिखी होगी तो अभी लिखवा देंगे। यानी कि महासागरों की तली में जो चट्टानें हैं वो महाद्वीपों की तुलना में नवीन है। ये भी रिसर्च हुई है कार्बन डेटिंग के आधार पर, यह बात स्पष्ट रूप से निकल कर आई है। तो यहाँ पर आप इसमें पहले कुछ लिखेंगे, ठीक है। पहले आप हेडिंग डाल लीजिए इसी में, महासागरीय अधिस्थल की बनावट। देखिए आप पेज को ब्रेक कर देना, क्योंकि अब ये जो पोर्शन है ये आपके प्रीवियस चैप्टर का पोर्शन है, ठीक है। यानी महासागरीय अधिस्थल की बनावट प्रीवियस चैप्टर का पोर्शन है, बस यहाँ पर समझाने के लिए इसे रखा गया था, ठीक है। और चूंकि कुछ पोर्शन इसका इस वाले चैप्टर से भी रिलेटेड था, कोरिलेट था, तो इसलिए उन्होंने इस चैप्टर में भी रख दिया, ठीक है। तो आप पेज ब्रेक करके महासागरीय अधिस्थल की बनावट ये डाल दीजिए, ठीक है। तो वही बात कही, अध्याय 13 में विस्तार से और जानेंगे इसे, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी का दिक्कत ये है कि एनसीईआरटी ने अपनी चीज़ें किसी एक चैप्टर में नहीं रखी हैं। स्टैंडर्ड बुक में क्या होता है कि सारी चीज़ें एक चैप्टर में ही मिल जाएंगी। इन्होंने अपनी जो चीज़ें हैं वो विभक्त कर रखी हैं हर चैप्टर में। यानी मान लीजिए यहाँ पर कुछ कोरिलेट पोर्शन है, वो यहाँ ज़्यादा रेट नहीं कर रहा है, किसी और चैप्टर से रेट कर रहा है तो उस चैप्टर में रख दिया है। बस यही दिक्कत है। तो नोट्स बनाने के बाद हमारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं, ठीक है। ये नोट्स हमारी प्रॉपर वे में अगर बन जाए तो हमारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पर इसमें लिख लेना आप, इसी में ही आपने हेडिंग डाली है अभी कि महासागरी अधिस्थल की बनावट, ठीक है। इसमें लिख लेना कि इसके अधिस्थल में जलमग्न पर्वतीय कटक, गहरी खाइयां हैं जो प्राय महाद्वीपों के किनारों पर स्थित हैं। इसी में सब पॉइंट, मध्य महासागरीय कटकें ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई हैं। यानी ये मध्य महासागर में स्थित में कटक हैं, जहाँ पर विभिन्न प्लेटें आके मिल रही, कटक वाला हिस्सा है, जैसे कटक बोल रहे हैं, तो वहाँ पर वो
पोर्शन स्थित है जहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार सबसे ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे नोट कर लेना, यहाँ पे पहले का ही सब पॉइंट करके कि महासागरों की नितल की चट्टान, यानी कि महासागरों की तली की चट्टान, नितल का मतलब तली की चट्टान है, जो महाद्वीपीय भाग है इनमें पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। ये भी लिख लेना पहले का सेकंड सब पॉइंट करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब महासागरीय स्थलाकृतियों में कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं वो हम देखेंगे। अब सेकंड पॉइंट ये है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट कि गहराई व उच्चावच। उच्चावच आप जानते होंगे, इस तरह का जो उच्चावच जो होता है, ठीक है। तो उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को यहाँ पर 3 भागों में इन्होंने विभाजित किया है। सेकंड पॉइंट लिखना ना यहाँ पर कि गहराई उच्चावच के प्रकार के आधार पर जो महासागरीय तल है इसको 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर आप लिख लेना। आप आगे बढ़ते हैं, अब इसमें 1 by 1 करके स्थिति यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से 3 तलों में इसे विभाजित किया है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। पहला है यहाँ पर, पहला सब तल है महाद्वीपीय सीमा, यानी कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, ठीक है। यानी कि जो महासागरीय तल है उसे पहली सीमा इसकी जो महाद्वीपीय सीमा है। महाद्वीपीय सीमा का मतलब ये है कि ये महाद्वीपों के किनारों से जुड़ रही है, ठीक है। जो समुद्री बेसिन है तो इनके बीच का भाग है, तो यहाँ पर इसमें लिख लेना ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है, ठीक है। यानी कि किसके, महाद्वीपीय किनारों के और गहरे समुद्री तट के बीच का भाग है ये, ठीक है। इसमें महाद्वीपीय मग्न तट आप जानते हैं, महाद्वीपों के किनारे जो डूबे हुए इलाके होते हैं मग्न तट, महाद्वीपों के किनारे जो ढाल होते हैं महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयां यहाँ पर शामिल होती हैं महाद्वीपीय सीमा में, ठीक है। अगला है यहाँ पर वितलीय मैदान। अगला इसी में सेकंड सब पॉइंट है, सेकंड सब हेडिंग है, सेकंड में ही वितलीय मैदान। ये क्या होता है, ठीक है। अब ये मैदान जो है आपके, ये महाद्वीपीय तट और मध्य महासागरीय क्षेत्र हैं, कटक इनके बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए वितलीय मैदान में होता क्या है, यहाँ पर वह क्षेत्र है जहाँ पर महाद्वीपों से जो भागर अवसाद लाए जाते हैं वो इनके तटों पर निक्षेपित कर दिए जाते हैं। यानी कि वितलीय मैदान वाले तटों पर जो तमाम नदियाँ वगैरह होती हैं दो महासागरों में आके गिरती हैं और महासागरों में अपने अवसादों को लाके निक्षेपित करती हैं, तो वहाँ पर वितलीय मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर बात लिखी गई है, लिख लेना आप। अब बात करते हैं मिड ओशियन जो है रिजिड, ठीक है, यानी कटक, मध्य महासागरीय कटक, ये क्या है, ठीक है, ये देखते हैं। देखिए ये आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। जो मध्य महासागरीय कटक ये है कि आपस में जुड़े हुए पर्वत हैं, इनकी एक श्रृंखला तैयार हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो है ये महासागरीय जल में डूबी हुई है और यह पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यानी मध्य महासागरीय कटक में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला विद्यमान है, ठीक है। तो आप यहां पर नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां बताया रिफ्ट वैली आपने देखी होगी, यानी कि एकदम बीच में जो वैली है वो रिफ्ट वैली के नाम से जानी जाती है, ठीक है। दरार घाटी, जिसके पढ़ी होगी आपने, जो मैंने पढ़ाई थी आपको, रिफ्ट वैली है, दरार घाटी, ठीक है। प्रभाजक पठार का मतलब होता है 2 स्थानों को विभाजित करने वाला पठार बीच में, ठीक है। और पार्श्व मंडल का मतलब ये है कुछ ऐसे स्थान हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में, पार्ट्स का मतलब धरातल ही होता है, धरातल का एक कोई विशेष हिस्सा मान लेते हैं, उसे पार्ट्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है इसी में कि इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक साथ रिफ्ट यानी दरार घाटी, एक प्रभाजक पठार भी है और लंबाई के साथ साथ एक पार्श्व मंडल इसकी विशेषता है, ठीक है। इसके अलावा मध्यवर्ती भाग में यहाँ पर उपस्थित द्रोणी में वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है, यानी आपने ऊपर पहले ही देख लिया था कि मध्य महासागरीय कटक जो है वो ज्वालामुखियों से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों की पूरी श्रृंखला है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी यानी वोल्केनो क्षेत्र भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये स्थिति देख ली, यानी कि ये किसकी स्थिति थी, ये महासागरीय जलस्थल की बनावट थी, ठीक है, ये आपने यहाँ पे कवर कर ली। अब बताया गया है कि भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण, ये लास्ट चैप्टर का ही पोर्शन है कि भूकंप और ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, उनका वितरण किस प्रकार से है वो बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ बताया गया है कि भाई अटलांटिक महासागर है, इसके मध्यवर्ती भाग में तटरेखा के लगभग समांतर एक बिंदु रेखा देखेंगे, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। यानी कि ये जो अटलांटिक ओशियन है इसके मध्यवर्ती भाग में ये देख पा रहे हैं, ये ठीक है, बिंदु रेखा के रूप में एक ये देख पा रहे होंगे, ये पूरी दिखाई गई है, ये वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये आपका अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, पूरा अटलांटिक ओशियन है। और मैंने लाइन जो खींची है वो आपकी क्या है, ये बताया गया है कि भाई अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तटरेखा लगभग समानांतर, ठीक है, यहाँ ये अंदर महासागर तक जा रही है, तो ये बताया गया है कि क्या है, ये पूरा जोन है, भूकंप और ज्वालामुखियों का जोन बताया गया है, ये वाला, ये मैंने लाइन खींची है, ठीक है।
देखिए ये भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में ये दो भागों में बट जाती है, यानी कि जो श्रृंखला जो ऊपर से आई है ये भारतीय उपमहाद्वीप के आगे पहुंचने पर ये दो भागों में पुनः विभक्त हो रही है, बताया गया है। ये दो भागों में बट जाती है श्रृंखला, ठीक है, एक इस साइड में एक इस साइड में, ठीक है। और जिसकी एक शाखा जो है बताई गई है, इसकी एक शाखा अफ्रीका की ओर चली जाती है और दूसरी शाखा जो है म्यांमार से होती हुई न्यू गिनी की रेखा से मिल जाती है, ठीक है, यहाँ बताया गया है। यानी कि यहाँ पर जो सागरों में भूकंप का क्षेत्र है वो बताया गया है, सागरों में भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर अब आप नोट करेंगे, ठीक है, पहला पॉइंट कि अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में, ठीक है, मध्यवर्ती भाग में एक समानांतर बिंदु रेखा है जो कि आगे हिंद महासागर तक जाती है, ठीक है। बिंदु रेखा का मतलब यहां पर ब्रैकेट में लिख लेना भूकंप और ज्वालामुखी के क्षेत्र, ठीक है, समझ जाएंगे। बिंदु रेखा का मतलब यहां पर हम क्योंकि मैप से ले रहे हैं, मैप आप बनाएंगे नहीं, तो यहां पे ब्रैकेट में लिख लेना बिंदु रेखा का मतलब कि भूकंप और ज्वालामुखी वितरण के क्षेत्र, ठीक है, जो महासागरों में बताए गए हैं, ठीक है। इसी में सब पॉइंट कि भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में यह दो भागों में बट जाती है, ठीक है। इसकी एक शाखा यानी कि जो ये शाखा आ रही है इसकी एक शाखा कहाँ निकल जाती है, इसकी एक शाखा इसमें लिख लेना, ठीक है। इसकी एक शाखा पूर्वी अफ्रीका की ओर और दूसरी म्यांमार से होती न्यू गिनी, ठीक है, न्यू गिनी तक चली जाती है, ठीक है। ये महासागरीय जो भूकंप और आपके जो यहाँ पर ज्वालामुखी क्षेत्र हैं उनका जिक्र यहाँ पर किया गया है इस बिंदु के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा क्षेत्र बताया गया है छायांकित मेखला, ठीक है। अब ये छायांकित वाली मेखला कहाँ है, ये छायांकित मेखला है ये, ठीक है, ये छायांकित पोर्शन है, ये छायांकित मेखला आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये हिमालय के साथ साथ पाई जा रही है छायांकित मेखला और प्रशांत महासागर के तटों के साथ साथ ये छायांकित मेखला आप देख पा रहे हैं, ये छायांकित मेखला है, ठीक है। यानी कि ये छायांकित मेखला का जिक्र है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा क्षेत्र क्या है, छायांकित मेखला, जो अल्पाइन हिमालय श्रेणियों के और प्रशांत महासागर किनारों के समरूप है, ठीक है। ये बताया गया है यहाँ पर। देखिए खैर ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने अधिकतर जो विश्व भूगोल वाला पोर्शन था वहां पर ज्वालामुखियों का वितरण हमने देख लिया था, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हम महासागरों के बारे में देख रहे हैं तो महासागरों के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां भी बताया गया है कि भाई मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र जो है वो कम गहराई पर हुए हैं, जबकि जो अल्पाइन हिमालय पट्टी है और प्रशांत महासागरीय किनारे हैं इन पर जो भूकंप के केंद्र हैं वो अधिक गहराई पर हैं। ये नोट करने वाली बात है। सेकंड पॉइंट आप नोट कर लेना यहाँ पर कि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में यहाँ पर भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर हैं, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी और प्रशांत महासागरीय किनारों पर ये केंद्र जो है अधिक गहराई पर हैं, ठीक है। अब देखिए प्रशांत महासागर में एक क्षेत्र आता है जिसे रिंग ऑफ फायर्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसी में लिख लेना सेकंड का सब पॉइंट कि प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर के किनारे हैं, चाहे पश्चिमी किनारे हों या पूर्वी किनारे हों, तो ये पूरा भूकंप वाला जोन है, तो इसलिए रिंग ऑफ फायर इसे कहा जाता है। अक्सर पूछा जाता है रिंग ऑफ फायर वाली श्रृंखला कहाँ पाई जाती है, ये पैसिफिक ओशियन के किनारों पर पाई जाती है, प्रशांत महासागरीय किनारों पर ये पाई जाती है रिंग ऑफ फायर वाली। ये पूछा जाता है प्रश्न और काफी बार पूछा गया है, यूपीएससी एग्जाम में भी आया है और स्टेट पीसीएस में भी काफी बार आया है। तो चलिए इसी के साथ आपका जो है चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं। नाराज़ इसलिए हैं क्योंकि मैं पॉलिटी की जो वीडियो है अभी नहीं ला पा रहा हूँ, और ना ला पाने का रीज़न ये है भाई मेरे बंधु, क्योंकि अभी मेरा टारगेट यहाँ पर ये है कि भाई ज्योग्राफी वाला कंप्लीट हो जाए। पॉलिटी तो हम कंप्लीट पहले लक्ष्मीकांत तो पढ़ ही चुके हैं स्टैंडर्ड बुक, उसमें जो जो पोर्शन रहेगा ये मान लेते हैं हमारी जो अभी रहने से मतलब हमारी जो एनसीईआरटी पॉलिटी है वो आराम से हम पूरा कर लेंगे। रीज़न ये है कि अभी देखिए गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, और गर्मी के ऐसे मौसम में मुश्किल से एक लेक्चर रिकॉर्ड करना जो फैन बंद करके अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। मैं आपको स्पष्टली बता दूं, यानी कि मैं अभी जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं ये आपका भरी जून का महीना है, यानी कि आप जानते होंगे हम लगभग 15-16 जून के मध्य में लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है आपका। तो आप सोच सकते हैं इतना जून के महीने में जब भयंकर गर्मी पड़ रही है, कहीं बारिश का नामो निशान नहीं है, तो और फैन ऑफ करके लेक्चर रिकॉर्ड करते हो तो क्या पॉसिबल है। तो वही बात है कि 1 घंटे बाद मैं इतना पसीने से लथपथ हो जाता हूं कि दूसरे लेक्चर की हिम्मत नहीं पड़ पाती है।
हकीकत बात ये है। मैं चाह रहा हूँ कि 2-3 दिन में मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए तो हम फिर 2 लेक्चर बड़े आराम से निकाल देंगे। रीज़न ये होता है कि फैन ऑफ चालू कर लूँगा मैं तो आपको आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई देगी, आवाज़ में प्रॉब्लम सुनाई देगी, यानी प्रॉब्लम भाई सरसराहट वाली शिकायत करेंगे कुछ लोग कहेंगे ऑडिबल नहीं है, क्लियर नहीं आ रही हो। तो इस वजह से मैंने कुछ दिन के लिए पॉलिटी का वीडियो होल्ड कर दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो नहीं आएगा, वीडियो आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगा। उसके जैसे मैं उसके लेक्चर जो है पॉलिटी वाले वो भी लगभग 1 से 1.5 घंटे के होते हैं, तो मैं उन्हें पार्ट्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे 30 मिनट का आज कर लिया, 30 मिनट का कल करूँगा, ठीक है। क्योंकि दिक्कत मुझे भी होती है, दिक्कत ये होती है इतना ज़्यादा यानी कि ओवर हीट हो जाता है बॉडी, फिर उसके बाद लेक्चर रिकॉर्ड कर पाना असमर्थ हो जाता है। और आप समझ रहे होंगे आज के टाइम में पूरा रूम बंद करके उसके बाद फैन ऑफ करके वहाँ पर बैठना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। यानी बहुत सारी बीमारियाँ भी इससे हो सकती हैं, लेकिन मैं वो सब भी हैंडल कर रहा हूँ इस गर्मी में भी। तो आप लोग थोड़ा अधीर ना हो। आप लोग मुझे भला बुरा कमेंट में कह तो रहे हैं कि सर आप बीच में छुड़वा देते हो। बीच में नहीं छुड़वाता हूँ मैं कोई भी, आपको लगता है बीच में। मेरा सारा कंटेंट जो कवर है, एक तरफ से कवर है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।